अब तक हमने देखा स्टैचू ऑफ गॉड लोगों को मार रहा होता है, तभी जिन्हों को उस टंजो के सारे रूल्स याद आ जाते हैं और वो उन्हीं का यूज करके कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे जिन्हों मरने वाला होता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। अब वक्त है इससे आगे कंटिन्यू करने का, जहाँ जिन्हों को हॉस्पिटल में होश आने में 3 दिन लग जाते हैं और तब वो नोटिस करता है उसके हाथ पैर दोनों दोबारा से उग चुके हैं और उसके सारे जख्म भी गायब हो चुके होते हैं। तब वो कहता है, क्या मैं सपना देख रहा था? तभी हंटर एसोसिएशन के 2 लोग उससे मिलने आते हैं। वो दोनों अपने आप को बू और कैंग के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी जिन वो कहता है, आखिरकार आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब बू कैंग को सबसे पहले डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और बू जिन्वू को बताता है कि वो 3 दिन से यहीं सोया हुआ था। तब जिन्वू शौक के साथ कहता है, क्या मैं सच में इतने दिनों से यहाँ पर हूँ? और फिर जूही और मिस्टर सोंग का क्या हाल है, क्या वो ठीक है? तब वो कहता है वो दोनों ठीक है। मिस्टर सोंग ने अपना एक हाथ खो दिया जिस वजह से वो शायद अब रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है, वो इस चीज का ट्रीटमेंट करवा रही है। हंटर्स में से सिर्फ 6 ही लोग वापस आए हैं। हंटर्स की जॉब हमेशा से ही खतरनाक रही है जिस वजह से हादसे बहुत कम होते हैं, पर पता नहीं कैसे। तो हमने एक टीम को व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर भेजा तो हमें सिर्फ तुम वहाँ पर मिले, ना कोई स्टैचू और ना कोई टेम्पल। मुझे पता है तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा पर यही सच है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमें सर्वाइवर्स की स्टेटमेंट सही नहीं लगती और या फिर हमें कोई बॉडी ना मिली होती तो इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ही ठहराया जाता, पर अब ऐसा नहीं है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या मुझे बता सकते हो कि तुमने रीअवोकिंग को एक्सपीरियंस किया है या नहीं? यह सुनकर जिनू हैरान हो जाता है। वो हमें बताते हैं कि एक हंटर की एबिलिटी अवेकिंग के टाइम ही सेट हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे चेंज नहीं कर पाता। और फिर भी कुछ ऐसे रेयर्स हंटर होते हैं जो कि सेकंड टाइम अवेकिंग को फील करते हैं और उसके बाद वो ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बन जाते हैं। फिर गैंग जिन्हों के सामने एक मैजिकल पावर डिटेक्टर रख देता है। जिन्हों बहुत एक्साइटमेंट में अपनी मैजिकल पावर चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसमें आम लोगों की तरह ही पावर है। पावर डिटेक्टर यही दिखाता है। अब वो दोनों आपस में बात करते हुए बाहर निकल जाते हैं। अगर बाकी सर्वाइवर्स की बात मानी जाए तो वहाँ कुछ ऐसे मैजिकल बीस्ट थे जिन्होंने चुटकियों में लोगों को मार दिया, तो फिर कोई भी लो रैंक हंटर वापस नहीं आ सकता। पर इसके बावजूद भी वो सारे मैजिकल बीस्ट वहाँ से गायब हो चुके थे। तो इसका मतलब सिर्फ ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर ही यह काम कर सकता है और यही वजह है जिससे हमें लग रहा है कि जिन्हों ने अब सेकंड अवेकिंग को पा लिया है। लेकिन जिन्हों के पावर का स्कोर 10 आया है जो कि सिर्फ एक ई रैंक हंटर का हो सकता है। तब यहाँ वापस जाते हुए कैंग कहता है, एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर कम से कम 20 से ज्यादा होता है और इसका तो 10 है, इसका मतलब यह तो बस एक आम आदमी है। तब वो सोचता है वो डंचो भी अब गायब हो चुका है, इसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। आखिर यार कैसे ये लड़का वहां से जिंदा वापस आ गया? अब दिन वो सोचता है, इन्होंने तो ऐसे ही मुझे एक्साइटेड कर दिया था, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या इन लोगों को स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर ये लोग इसे देख नहीं पाए? और तब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर अनरीड मैसेज की नोटिफिकेशन आ रही है और जिन्हों उसे टच नहीं कर पा रहा होता। अब अचानक से उसे फ्लैशबैक शो होता है जहां मरने से पहले प्लेयर बनने के बारे में पूछा जा रहा था और वो यस पर क्लिक करके प्लेयर बन जाता है। तभी वहाँ जूही आ जाती है और कहती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी? बाकी सभी लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं, पर आखिरकार तुम्हें ही क्यों चोट लगती है? अगर तुमने फिर से कोई खतरा मोल लिया तो मैं स्कूल को छोड़कर कुछ काम करने लगूंगी ताकि तुम्हें ये काम करने ही ना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, पर मुझे ये बताओ तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? हमें पता लगता है जूही को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब जिन्हों कहता है, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि गेम्स में अनरीड मैसेज को कैसे देखा जाता है, क्योंकि तुमने तो बहुत सारी गेम्स खेली हैं। बस मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा। तब जिन्हों मैसेज बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है, तभी हम देखते हैं उस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है जहां पर उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डेली टास्क आया होता है। तब जिन्हों कुछ सोचने लगता है। अब जीना जिन्हों को ठीक पाकर अपने फ्रेंड के साथ वापस चली जाती है। फिर जिन्हों और भी नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता है जहां पर बताया गया होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के
लिए बनाया गया है, और अगर आप किसी भी चीज़ को करने में फेल हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, और आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। अब जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क ओपन करता है, जहां उसे वर्कआउट प्लान मिलता है ताकि वो ताकतवर बन सके, और वहां पर नीचे एक वार्निंग लिखी होती है कि अगर आपने दिए हुए टाइम में इसे कंप्लीट नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन जिन्वू इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हंटर वू प्रेसिडेंट को जिन्वू के सारे रिपोर्ट देता है और उन्हें बताता है कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, शुक्र है डंजो टूटा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैं उस केस को एक स्पेशल केस के तौर पर लिस्ट कर रहा हूँ। तुम जाओ और इसे डाटाबेस में चढ़ा दो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सीन हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड चोई पर शिफ्ट हो जाता है। चोई कहता है, हंटर मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वी रैंक मिशन की हेड बने। यह है मिशन नए लोगों के लिए साइड प्रैक्टिस की तरह भी है, तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को संभाल लेंगी। पर मुझे नहीं लगता मैं इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। तुम्हें बस हमेशा की तरह लड़ना है और वो लोग तुम्हें देखकर सीख लेंगे। हमारा हंटर ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री का 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, लेकिन हम अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। एक हंटर का रैंक सेट हो जाता है, पर उसकी कम्बैट एबिलिटी प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो जाती है, और हमें आने वाली सिचुएशन के लिए यह सब करना ही होगा। अब हम देखते हैं सड़क के बीचों बीच एक नया डंजो ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिन्वू के डेली टास्क का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है, और जैसे ही वह होश में आता है वैसे वो अपने आप को डेजर्ट में पाता है, जहाँ उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। तुरंत उसके सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है, जिसे उसे डेली टास्क टाइम पर पूरी न करने की वजह से सजा के तौर पर 4 घंटे तक उस मॉन्स्टर से जिंदा बचना होता है। कुछ टाइम बाद उसका टास्क पूरा हो जाता है और वो वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, और हम देखते हैं टास्क पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन वो रिवॉर्ड को देखने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जिन्वू अपनी बहन को अपने ठीक होने की खबर देता है, और वो बताता है कि बहुत जल्दी वो वापस आने वाला है। दूसरी तरफ जूही को डी रैंक डंजो में जाने के लिए फोन आता है, लेकिन जूही मना कर देती है। तब वो पर्सन जिन्वू के होश में आने की बात बताता है, जिसे सुनकर जूही बहुत खुश होती है और उससे मिलने चली जाती है। हॉस्पिटल में नर्स बोलती है, देखो उसने फिर से भागना शुरू कर दिया। जब से वो उठा है तब से वो हर रोज ऐसा ही कर रहा है। दूसरी नर्स बोलती है, हंटर्स बाकी लोगों से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इससे आराम करने के लिए बोला था। उस पर उसने मना कर दिया और कहने लगा, मुझे अपनी ताकत को इंक्रीज करना है तो मुझे ये करना ही होगा। तो यह जिन्वू अपने डेली टास्क पूरा कर चुका होता है और हमें बताता है कि मुझे होश में आए आज 4था दिन हो चुका है, और अब मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी हैं, जिससे ये पहली है जो मेरे सामने चीज है ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। दूसरा है कि अगर मैं डेली टास्क पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ। दूसरा एबिलिटी पॉइंट, और इन पॉइंट्स को उस एबिलिटी में डाल सकता हूँ जिसे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरी एबिलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी स्ट्रेंथ है। जब भी मेरा एबिलिटी पॉइंट इंक्रीज होती है तो मेरी पावर और ही बढ़ जाती है और उसे महसूस कर भी पाता हूँ। यहाँ पर और भी स्किल्स और इन्वेंटरी हैं जो कि बिल्कुल गेम की तरह है, और ये सब सोचकर उसे हंसियाँ लगती है, और हम देखते हैं सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें से एक की निकलती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जहाँ पर उसे एक डंजो के बारे में बताया जाता है। तब जिन्वू कहता है, आखिर ये है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है? तब उसे डंजो का नाम सुनते ही टेम्पल याद आता है। फिर हम देखते हैं न्यूज में अलग अलग गेट्स के ओपन होने के बारे में बताया जा रहा होता है, और साथ ही साथ उनके रैंक के बारे में बताया जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी माँ से मिलने आया है, और तभी हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जिन्वू की माँ एकदम से बेहोश हो जाती है। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी माँ इंटरनल स्लंबर में चली गई है, जिसे हम फाइनल स्लीप भी कहते हैं। यह एक कंडीशन है जो गेट के अपीयर होने के बाद शुरू हुई है, और यह 1000 लोगों में से किसी एक को होती है। अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम तुम्हारी माँ को सिर्फ जिंदा रख सकते हैं। तब हम देखते हैं जिन्वू अपनी माँ की इलाज के लिए मेहनत कर रहा होता है। तब उसे एहसास होता है कि वो हंटर का काम कर सकता है। तब वो घर आकर अपनी बहन को इस बारे में बताता है, अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा जिससे मैं माँ का इलाज करवाऊंगा। अब जिन्वू पहले मिशन पर जाता है, लेकिन उस मिशन में जिन्वू के सिवा सब मैजिकल बीस्ट को मार देते हैं, जिसकी वजह से लोग कोई भी उससे मैजिकल आइटम
शेयर नहीं करता। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जिन्वो नोटिफिकेशन में आए डंजो को देखने गया है, जहाँ वो पूरी तरह से तैयार होकर गया है और वो सोचता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे अपनी बस निकलने की एबिलिटी पर पूरा विश्वास है, तो इसीलिए अगर मैं पहली बार की तरह किसी मुसीबत में फंसा तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग जाऊंगा। जैसे ही वो की निकालता है, अचानक से उसके सामने एक गेट आ जाता है। उसके अंदर जाने पर फिर से एक नोटिफिकेशन आती है, जिससे उसके बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है उसके साइड में से एक लड़की बाहर निकल रही है। अच्छा, तो ये अलग डायमेंशन है। इंटेंस डंजो बाकी डंजो से अलग है और मैं कभी भी ऐसे डंजो में नहीं आया हूँ, पर मेरे हिसाब से यह रेड गेट की तरह सिमिलर है। और कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो सोचा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर अब तो वापस जाने का रास्ता ही बंद हो गया। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, जिस पर लिखा होता है कि अब डंजो के बाहर तभी जा सकते हैं जब आप डंजो के बॉस को हरा दोगे। तभी जिन्वो सोचता है मैं तो ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो आखिरकार कैसे इस डंजो के बॉस को हराऊंगा, ये तो मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है। क्या मैं सच में बिना किसी की मदद लिए बॉस को हरा पाऊंगा? पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और वो डंजो के अंदर बढ़ने लगता है। तब हम देखते हैं उसके साथ लड़ने के लिए 3 गोब्लिन आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते, जिनको अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उन पर हमला नहीं कर पा रहा होता। तभी ये गोब्लिन उसे नीचे फेंक देता है, उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी जिन्वो पूरे जोश के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस गोब्लिन को मार देता है और बाकी 2 भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं जिन्वो उन दोनों को मारने में भी कामयाब हो जाता है और सोचता है क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है, जो कि उस पर हमला करके चाकू को तोड़ देते हैं। तब जिन्वो सोचता है ये एक वुल्फ है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है, अब मेरी टांगे क्यों कांप रही हैं और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं इस वजह से क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ और मेरे दिल और दिमाग से उस डंजो का डर गया नहीं? तभी वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। तब जिन्वो सोचता है मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, तो इसलिए अगर मैं जख्मी हुआ तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वुल्फ उस पर दोबारा हमला कर देता है। क्या ये सच में एक गेम है और ये जितने भी डंजो हैं ये एक गेम के पार्ट है? क्या जिन्वो उनसे लड़ पाएगा?